औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से सभी बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने एक अहम उन्वान का इंतखाब किया है और वो उन्वान ये है कि मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से पैराग्राफ या इबारत की तशरीह करना। अक्सर पेपर में ये सवाल आता है कि मंदरज झेल में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह हवाले मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से करें, या सवाल इस तरह होता है कि मंदरज झेल में से किसी एक नसरपारी की तशरीह मतन और सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से करें। यह अक्सर इस तरह भी होता है कि सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से मंदरज झेल में से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, वजाहत करें, तशरीह करें। इस तरह के सवालात आते तो ये तमाम के तमाम सवालात एक जैसे होते हैं। सवाल चाहे जिस तरह भी आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको उसी अंदाज़ में हल करें जो इसका तकाज़ा होता है। अब पैराग्राफ की तशरीह किस तरह होनी चाहिए, यहाँ चंद अहम बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है इनको गौर से सुनिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, आप 9 में हैं, 10 में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, या चाहे किसी ऊपर वाली क्लास में भी है, तो भी इससे आपको इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इन तमाम बातों को गौर से सुनिए कि पैराग्राफ की तशरीह या इबारत की तशरीह या किसी नसरपारी की तशरीह किस तरह होती है। जब भी हम किसी पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उस पैराग्राफ के हवाले से हमारे सामने चंद अहम बातें होती है, जैसे मतन, फिर हवाले मतन, सियाक़ व सिबाक़, तशरीह या वजाहत। ये तकरीबन 3 बातें ऐसी है जो पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से वो सही तशरीह करने में कामयाब नहीं होते। तो आइए पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं कि ये क्या है। मतन से मुराद क्या है। मतन से मुराद हम ये लेते हैं कि कोई इबारत है या पैराग्राफ है या किसी नसरपारे का या किसी नसर का एक बड़ा हिस्सा वगैरह है, तो इनको कहते हैं कि ये क्या है, ये मतन है। फिर हवाले मतन से मुराद क्या है। हवाले मतन से मुराद ये है कि सबक का उन्वान देना है, यानी जिस सबक का कोई नाम उन्वान होता है वो लिखना है, और फिर उसी सबक का मुसन्निफ कौन होता है या उस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो ये है मतन, फिर हवाले मतन। फिर इसके बाद सियाक़ व सिबाक़ से मुराद क्या है। ये 2 अल्फाज असल में सियाक़ कहते हैं उस डोर को या रस्सी को जो बाज़ के पाँव में बांधा जाता है या बांधी जाती है और उसके ज़रिए परिंदों का शिकार किया जाता है, उसी डोर को कहते हैं सियाक़। लफ्ज़ सिबाक़ जो है ये क्या है, इसके मानी क्या है। असल में ये लफ्ज़ सबक़त से है और सबक़त के मानी है आगे बढ़ना या बढ़ाना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है इसी पैराग्राफ का आप शिकार करेंगे। किस अंदाज में कि जो मतन है यानी जो इबारत आपको दी गई है, जिस मतन से ये इबारत ली गई है यानी जिस हिस्से से ली गई है या जिस सबक से ये इबारत ली गई है, आप उसी सबक को मद्देनज़र रखते हुए उसका खुलासा अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप तशरीह करने में या इसका शिकार करने में कामयाब होंगे। तो ये इसकी वो लफ्ज़ी मानी है। अब सियाक़ व सिबाक़ से हम क्या मुराद लेते हैं या सियाक़ व सिबाक़ का हवाला क्या होता है। तो याद रखिए कि सियाक़ व सिबाक़ के हवाले का मतलब ये है कि जो मज़मून आपको दिया जाता है या जिस मज़मून से जो पैराग्राफ लिया जाता है, जो जिसकी आपको तशरीह करनी होती है, या तो वो एक कहानी होती है या एक सबक होता है वो। तो इस सबक में मौजूद जो मुताल्लिक़ा पैराग्राफ जो आपको दिया गया है, उस पैराग्राफ के आगे और पीछे क्या क्या हालात है,
तो इन हालात को बयान करना है एक ख़ास अंदाज में, लिहाजा मुताल्लिक़ा मज़मून जिससे पैराग्राफ लिया गया है या मुताल्लिक़ा कहानी जिससे ये पैराग्राफ लिया गया है या जो मुताल्लिक़ा सबक है जिससे ये पैराग्राफ या इबारत ली गई है, उसके आगे पीछे हालात और ये क्यों बयान करना है, ताकि मुताल्लिक़ा पैराग्राफ या इबारत के साथ तसलसल या रब्त पैदा हो जाए। तो सियाक़ व सिबाक़ का मतलब ये है कि आप मुताल्लिक़ा पैराग्राफ जो आपको दिया गया है उसका ताल्लुक़ बनाएंगे, उसका रब्त बनाएंगे उस सबक से या उस कहानी से या उस मज़मून से जिससे ये पैराग्राफ लिया गया है। इसे कहते हैं सियाक़ व सिबाक़। और ये अमूमन 5 से लेकर 7 सतर यानी लाइनों में लिखा जाता है। सियाक़ व सिबाक़ कितने लाइन में? 5 से लेकर 7 सतर में, 8 में भी ये हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 5 से लेकर 7 लाइन में आप ये सियाक़ व सिबाक़ लिखें। दूसरी बात, तीसरी बात इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो आप आखिरी बात लिख रही है वो इस अंदाज में आप लिखें कि मुताल्लिक़ा इबारत या पैराग्राफ के साथ वो जुड़ जाए, यानी ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है या जो इबारत दी गई है, तो आप सियाक़ व सिबाक़ में आखिरी बात इस तरह करें कि जो इबारत है या पैराग्राफ है उसकी इब्तिदा से इस तरह ये जुड़ जाए, क्योंकि सियाक़ व सिबाक़ का मतलब है कि आप मुताल्लिक़ा पैराग्राफ का ताल्लुक़ सबक से बयान करें या आप उसका रब्त मुताल्लिक़ा सबक से जोड़ दें। तो इसके लिए ये 2-3 बातें क्या है, ये ज़रूरी है, इससे मुराद है सियाक़ व सिबाक़। अब तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि तशरीह। तशरीह का मतलब क्या है? वजाहत करना, यानी आपको जो पैराग्राफ दिया गया है या जो इबारत दी गई है उसी पैराग्राफ या उसी इबारत की आप वजाहत करेंगे। वजाहत से पहले चंद अहम बातें अपने जहन में ये रखिए ताकि आप सही तशरीह करने में कामयाब हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम कुछ देखते नहीं है, कुछ उसूल वज़ा नहीं करते, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो भी अल्फाज आते हैं वो लिखते जाते हैं, जिसकी वजह से वो अहम मकसद हासिल नहीं होता। लिहाजा ज़रूरी ये है कि ये बातें आपकी जहन में हो। नंबर 1 ये कि इसमें कुछ अल्फाज मुश्किल होते हैं, लिहाजा आप कोशिश करें कि उन मुश्किल अल्फाज के मानी आप जान लें। इसमें अक्सर मुहावरात होते हैं, तो उन मुश्किल अल्फाज को आसान करना, मुहावरात को आसान करना, यानी वही मुहावरात लिखना नहीं है बल्कि इसके आसान मानी लिखने हैं, या इसमें जो ख्यालात होते हैं उनको वगैरह को आसान उर्दू में बदलना, आसान उर्दू में लिखना, इसे कहते हैं ये तशरीह है। अब तशरीह के लिए ज़रूरी बात और क्या है, वो ये है कि मुताल्लिक़ा पैराग्राफ में जो आपको दिया गया है इसमें अक्सर एक मरकज़ी नुक्ता होता है जिसे हम मेन पॉइंट कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकात इसमें होते हैं, यानी या तो एक मेन पॉइंट होता है या इसमें 2 मेन पॉइंट होते हैं, और उन्हीं निकात की वजाहत करनी है, इन्हीं नुकात की तशरीह करनी है। ऐसा ना हो कि अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ हम ये गलती कर जाते हैं, हम अल्फाज के पीछे पड़ते हैं, जुमलों के पीछे पड़ते हैं या फ़िक्रों के पीछे पड़ते हैं। लिहाजा अगर हम अल्फाज के पीछे पड़ जाए, जुमलों के पीछे पड़ जाए या फ़िक्रों के पीछे पड़ जाए, तो इनकी वजाहत करने की वजह से जो गलती होती है वो ये कि इनमें तसलसल बरकरार नहीं रहता, रब्त इनमें नहीं बनता। तो इसी वजह से जब तसलसल और रब्त बरकरार नहीं रहता तो मुताल्लिक़ा पैराग्राफ की सही वजाहत नहीं हो सकती। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम मुताल्लिक़ा पैराग्राफ को गौर से पढ़िए। इसे गौर से पढ़ने के बाद जो मुश्किल बातें हैं या मुश्किल अल्फाज है वो हमारे जहन में आसान हो जाए, या इसमें मुहावरात है तो उनके मानी हम अपने जहन में रखें। फिर तमाम पैराग्राफ को गौर से पढ़ लेने के बाद हम इससे जो मुताल्लिक़ा मरकज़ी पॉइंट है या मरकज़ी ख्याल है या मेन पॉइंट है वो निकाल दें, और इसी मेन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम तशरीह करें, तो उम्मीद है कि वो तशरीह अच्छी होगी और मुनासिब होगी। फिर ये कि तशरीह का आगाज़ किस तरह हमें करना चाहिए। अब जो नुक्ता हमने निकाल दिया है, जो मरकज़ी नुक्ता है या जो मेन पॉइंट है, तो उसी मेन पॉइंट को या मरकज़ी नुक्ते को या नुकात को अगर हम इब्तिदा में बयान करेंगे तो जो चिक करने वाला होता है उसके लिए ये आसानी रहेगी कि वो ये समझ जाएगा कि हाँ वाकई इसका हक़ अदा किया गया है, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये वो चंद अहम बातें थी जो मैंने पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से आपके सामने रख दी। तो सबसे पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि हम पहले लिखेंगे मतन,
4 उन्वानात हम देंगे। आम तौर पर किताबों में जो उन्वानात दी गई है वहाँ ये है कि आप 3 उन्वानात देंगे, लेकिन मेरे ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर, मेरे ज़ाती ख़याल की बुनियाद पर आप 4 उन्वानात दे दें। यानी मतन में ये कि जो अल्फाज, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसके चंद अल्फाज, फिर डॉट 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 और आखिर में चंद आखिरी अल्फाज। ये मतन मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है यहाँ आप लिखिए मतन, और उसी पैराग्राफ के जो पहले चंद अल्फाज है वो लिखिए, फिर डॉट डॉट करें और आखिर में आखिरी जो चंद अल्फाज है वो लिखिए। फिर इसके बाद जो दूसरा उन्वान देना है वो है हवाले मतन। तो हवाले मतन का तरीक़ा मैंने अभी आपको समझा दिया था कि सबक का उन्वान लिखना है और फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर इसके बाद जो आप उन्वान देंगे वो आप लिखिए सियाक़ व सिबाक़ लिखिए। सियाक़ व सिबाक़ के हवाले से अभी मैंने आपको समझा दिया कि सियाक़ व सिबाक़ किसे कहते हैं और इसका हवाला हम किस तरह देंगे। और जो आखिरी है वो आप लिखिए तशरीह या वजाहत लिखिए। तो ये 4 उन्वानात आप इसी तरतीब से दे दें और इसी तरतीब के मुताबिक आप मुताल्लिक़ा पैराग्राफ की तशरीह करें, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तशरीह करने में कामयाब हो जाएंगे। अब चाहे आप किसी भी क्लास में हैं तो ये आप अपना सकते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पैराग्राफ या इबारत की तशरीह का तरीक़ा आपने तफसील के साथ मुलाहिज़ा किया, इसलिए आज हमने अमली तौर पर एक पैराग्राफ या इबारत की तशरीह करने का फ़ैसला किया है। ये असल में जमात नहम की उर्दू की किताब में से एक पैराग्राफ है और ये फ़ेडरल या पंजाब बोर्ड पर मुश्तमिल है। उर्दू की किताब है जमात नहम की और ये फ़ेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड की किताब है और इसके सफ़ा नंबर 30 पर एक पैराग्राफ, एक इबारत है, इसकी तशरीह करने का आज हमने फ़ैसला किया है। तो जिस तरह आपको मालूम है कि हम पहले क्या लिखेंगे, मतन, फिर हवाले मतन, फिर सियाक़ व सिबाक़ और फिर तशरीह। तो आइए अब इस पैराग्राफ की अमली तौर पर हम तशरीह या वजाहत करते हैं कि इसकी तशरीह या वजाहत किस अंदाज से अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए पहला उन्वान आप ये दे दें कि मतन में आप क्या लिखेंगे, चंद अल्फाज लिखेंगे। जैसे इस पैराग्राफ की ये चंद अल्फाज है, कई बरस से इस महल्ले में, फिर दरमियान में डॉट 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 और आखिरी चंद अल्फाज जैसी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। ये वो मुताल्लिक़ा पैराग्राफ है जिसकी हम तशरीह करेंगे। तो जैसे ही हम इम्तिहान में इसकी तशरीह करेंगे तो पेपर पर सबसे पहले हम ये लिखेंगे चंद अल्फाज जो पैराग्राफ हमें दिया गया है, जो इबारत दी गई है, फिर दरमियान में डॉट डॉट और इसके फिर आखिरी चंद अल्फाज। फिर है हवाले मतन। हवाले मतन में हम क्या लिखते हैं कि ये किस सबक से पैराग्राफ लिया गया है या इबारत ली गई है और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आइए हवाले मतन इसका देते हैं कि ये पैराग्राफ या इबारत। अब देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट में इबारत का लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्यों, अभी इसकी वजाहत करते हैं। सबक नसूह और सलीम से लिया गया या ली गई है। तो यहाँ आपने देख लिया कि अगर हम लिखते हैं कि ये पैराग्राफ, तो यहाँ लिखेंगे लिया गया है क्योंकि पैराग्राफ का लफ्ज़ क्या है, ये मुज़क्कर है। अगर हम ये लिखते हैं कि ये इबारत, तो चूँकि इबारत का लफ्ज़ मुअन्नस है तो हम लिखेंगे ली गई है, जो नावल तौबतुन नसूह से माखूज़ है। अगर ये किसी नावल या अफसाने से ये हिस्सा लिया गया है और आपको वो मालूम है तो यहाँ आपको ज़रूर लिखिए कि ये किस अफसाने से लिया गया है या किस नावल से लिया गया है। फिर इसके बाद जिसके मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो हवाले मतन का सबसे आसान तरीक़ा, उम्दा तरीक़ा यही है कि आप इस तरह लिखिए, ये पैराग्राफ या इबारत सबक नसूह और सलीम से लिया गया या ली गई है, जो नावल तौबतुन नसूह से माखूज़ है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। फिर इसके बाद सियाक़ व सिबाक़ की तरफ आती है कि इस पैराग्राफ के लिए या इस इबारत के लिए हम अच्छा सियाक़ व सिबाक़ किस तरह लिख सकते हैं। तो आप मुलाहिज़ा कीजिए कि एक दिन सलीम को उसके वालिद ने बुलाया और उससे उसके मशागिल के बारे में पूछा। तो सलीम ने कहा कि काफ़ी अरसा हो गया है कि उसे खेलों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही है। वालिद ने वजह पूछी कि क्यों उसे खेलों में दिलचस्पी नहीं रही, वो तो खेलों का दीवाना था, अब कैसे उसका दिल खेलों से बेजार हो गया।
इसके जवाब में सलीम ने अपने महल्ले के 4 शरीफ लड़कों का हवाला दिया कि वो बहुत शरीफ है और हर किसी से बहुत अदब के साथ मिलते हैं। तो ये आखिरी बात आपने मुलाहिज़ा की कि ये मुत्तालिका पैराग्राफ के इब्तिदा के साथ बिल्कुल जुड़ गया है, क्योंकि सियाक़ सिबाक़ का मतलब है मुत्तालिका पैराग्राफ का ताल्लुक़ या रब्त उसके सबक से जोड़ना है। तो ये वो सियाक़ सिबाक़ हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ या इबारत की आप तशरीह करेंगे तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए पूरी तवज्जो के साथ। तो ये पैराग्राफ या इबारत यहाँ पर सफ़ा नंबर 30 पर है। ये उर्दू की किताब है जमात नहम की, और ये फेडरल या पंजाब बोर्ड की किताब है। तो इसके सफ़ा नंबर 30 पर यहाँ एक इबारत है, वो इबारत आखिरी इबारत है, यहाँ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ से ये इबारत शुरू होती है कि कई बरस से इस महल्ले में रहते हैं मगर खानो खान खबर नहीं। महल्ले में कूड़ियों लड़के बड़े पड़े हैं लेकिन उनको किसी से कुछ वासिता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई है, न कभी लड़ते न कभी झगड़ते, न गाली बकते न कसम खाते, न झूठ बोलते, न किसी को छेड़ते, न किसी पर आवाज़ा कसते। हमारी ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है, कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। तो ये वो मुत्तालिका पैराग्राफ है। अब आइए मुलाहिज़ा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि फिर आप इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो अपने सामने रखिए ताकि उन मुश्किल अल्फाज के मानी आपको मालूम हो। तो यहाँ पर ये चंद मुश्किल अल्फाज या तराकीब है जो यहाँ पर दर्ज है और उनके मानी भी उनके सामने मौजूद है। आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि मुश्किल अल्फाज व तराकीब और मानी। कानो कान खबर नहीं, इसका मतलब है किसी को कुछ पता नहीं, किसी को पता तक नहीं या किसी को कुछ पता नहीं। कूड़ी ये शुमार का एक पैमाना है या 20 के एक मजमूए को कहते हैं कूड़ी। तो यहाँ पर है कूड़ियों के, तो कूड़ियों के यहाँ मतलब है बहुत से, यानी बहुत सारे लड़के यहाँ हैं। वासिता का मतलब है ताल्लुक़, ऊपर तले का मतलब है पे दर पे, मुसलसल, एक दूसरे के बाद या लगातार एक के बाद दूसरा। गाली बकना, बदजुबानी करना, बुरा भला कहना, छेड़ना, तंग करना, आवाज़ा कसना, हंसी मजाक उड़ाना, थाना देना या तंज करना। तो ये इसमें मुश्किल अल्फाज या तराकीब है। अब हम ये करेंगे कि ये पैराग्राफ जो हमें दिया गया है या इबारत दी गई है, इस पूरी इबारत को पढ़ लेने के बाद हम इसका एक मरकज़ी नुक्ता बनाएंगे या मरकज़ी ख़याल बनाएंगे। तो मेरे ख़याल में इस पूरी इबारत को पढ़ लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इसका मरकज़ी ख़याल या मरकज़ी नुक्ता ये है कि 4 शरीफ भाइयों की खूबियाँ बयान कर रहा मुसन्निफ़ ने इसमें ये क्या है, और सलीम का उनसे मुतासिर होना, यानी उनकी खूबियों के 4 शरीफ भाइयों की खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई है और सलीम उनसे मुतासिर हुआ है। तो 4 शरीफ भाइयों की खूबियाँ बयान करना और सलीम का उनसे मुतासिर होना, ये इस पूरी इबारत का एक मरकज़ी नुक्ता है। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ देखेंगे कि इस नुक्ते को इस पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से किस तरह बयान किया गया है। तो आइए आप इसके आखिरी हिस्से की तरफ यानी तशरीह की तरफ आते हैं। आप मुलाहिज़ा कीजिए कि इस पैराग्राफ की तशरीह हम किस तरह करेंगे। तो तशरीह या वजाहत कुछ यूँ है कि इस इबारत में मुसन्निफ़ सलीम की ज़ुबानी अपने महल्ले के 4 शरीफ भाइयों का जिक्र करते हुए कहता है कि जब वालिद साहिब ने सलीम से कैलों से बेजारी की वजह पूछी तो उसने कहा कि उन शरीफ भाइयों की वजह से अब मेरा दिल कैलों में नहीं लगता। वो चारों भाई इतने ज़्यादा शरीफ है कि काफ़ी अरसा से इस महल्ले में रहते हैं लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो मामूली सी शरारत भी नहीं करते। इस महल्ले में बहुत से लड़के रहते हैं लेकिन ये चारों के चारों भाई किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते। ये चारों भाई पैदर पे एक दूसरे के बाद पैदा हुए हैं, दरमियान में कोई बहन भी नहीं है। इसके बावजूद ये शरीफ लड़के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं और ना एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। उनकी शराफत का ये हाल है कि कभी कस्में नहीं खाते, कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं किसी का मजाक उड़ाते हैं और ना किसी को तंज का निशाना बनाते हैं, किसी को तंग भी नहीं करते। हमारे मदरसे में सबक पढ़ते हैं लेकिन वहाँ उनका बस यही हाल है कि हमेशा शराफत से रहते हैं।
इसलिए आज तक उनके ख़िलाफ़ किसी ने मामूली सी झूठी शिकायत भी नहीं की। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, इसलिए अब मेरा दिल कहलों से बेजार हो गया है। तो तशरीह या वजाहत आपने मुलाहिज़ा की कि हम पैराग्राफ की तशरीह किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के उन्वान के हवाले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा किसी नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।